हे गाइस व्हाट्स अप, क्या चल रहा है गाइस। आज हम आप पहुंचे हैं दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे खाली। और वो सब छोड़ो यार, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है तुम लोग सोच रहे होगे, एकदम खुशी की लहर दौड़ी हुई है। तो यार ऐसा था कि मैं बहुत ही पक रहा था, मैं दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है। बहुत ही बोरियत जैसी फीलिंग हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रहा था। फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हो रहा है। तो मैं कहा यार ये बिना रीज़न के सैड हो सकते हो तो बिना रीज़न के खुश भी हो सकते हैं। तो फिर मैं तब से खुश ही हूँ। ऐसे ही मज़ा आ रहा है मेरे को। तो आज इसी के साथ हम करने वाले दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज पढ़ाई में मतलब कॉन्सेप्ट वाइज हम कुछ नया नहीं देखेंगे। अभी तक जितना अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते आए हैं दोस्तों, सभी के तरह तरह के वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो तुम्हारी यहाँ ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाने वाली है। हर क्वेश्चन से पहले आएगा एक काउंटडाउन टाइमर, साथ में सॉल्व करके दिमाग चलाना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला फिर। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे सॉल्व करते करते देखोगे और तुमने जो ये गलतफहमी पाल ली कि ये तो तुमने सॉल्व किया है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वीडियो खत्म हुआ 2 घंटे बाद तुम्हारे दिमाग से सब उड़ जाएगा। तो इसीलिए क्लास में जो अपनी नोटबुक है उसमें क्वेश्चन भी लिखना है, के साथ में सोल्यूशन भी करना है। क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन मैं छांट करके लेके आऊँ जो तुम्हें, मान लो कल को तुम रिवाइज करोगे 3 महीने बाद, तो भी तुम्हें यही सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है गाइस। तो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, यार मैं अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। मेरा नाम है दोस्तों विक्रांत किरा। आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बढ़िया से प्यारे से सुंदर से चैनल में। और लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में भाई हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमने देखा कि हमारे पास एक, मान लीजिए यहाँ से हम इस तरीके से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें क्या पता होता है, हमें उसकी यू यानी कि किस वेलोसिटी से फेंका है, किस एंगल थीटा से फेंका है, ये हमको पता होता है। उसके बाद वो यहाँ से इस तरीके से पैराबोलिक मोशन करता है। जब पैराबोलिक मोशन करता है, इसको स्टडी किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। इसके हम मोशन को एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स को तोड़ लेते हैं। पहली बात तो ये जो वेलोसिटी है इसका एक यूएक्स होगा हमारे पास इस तरीके से। लेट से एक्स दिशा वाली जो वेलोसिटी है, देखो यहाँ से ये आती है, दिस विल बी यू एक्स। और इसी का एक वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है, दिस विल बी यू वाई। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो यू वाई है, कितनी देर तक उसके कारण ये पार्टिकल हवा में रहा है। तो यहाँ से अपने पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहली चीज जो अपन निकाला करते थे, क्या निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो कितनी होती थी, 2u//g। क्यों, ऊपर यू वाई से गई थी, बाद में नीचे आई तो वापस यू वाई हो जाएगी। स्पीड सेम होती है, डायरेक्शन बदल पलट जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो आप यहाँ पे v = u+at करते हो, अपने पास आ जाता है यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट = दिस। अच्छा जी, यू वाई की वैल्यू कितना, अगर ये u था और ये थीटा है, तो ये नीचे वाला कॉस थीटा हो जाता है, ये वाला साइन थीटा होता है। तो इसी की वैल्यू निकल के क्या आती है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों एक और आता है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कि भाई हाइट h तक ये पार्टिकल गया है। और हमारे पास एक होती है रेंज r, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, दिस इज हमारे पास रेंज r। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तुम वो वाला लगा दोगे ना अपने पास, v² = u² + 2as। इस तरीके से तुम कुछ चीज़ें लगा सकते हो, करेक्ट। तो इसी को मॉडिफाई करके टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास में जो चीज़ आ जाती है, तो ऐसे लगा लेना यार। यहाँ से देखो, ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ से शुरू हुआ और नीचे आएगा, ½ g t² = h हो जाता है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके आप लाओगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और फॉर्मूला, 8h/g। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ये इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक 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 ठीक। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली दुगना होगा, है ना। यहाँ से नीचे आया, वो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। यहाँ से ऊपर जाना और नीचे आना, इसलिए यहाँ पर √2h/g की जगह यहाँ पर 2 टाइम्स √2h/g आ जाता है, यानी कि √8h/g। तो कभी तुम्हारे पास ऐसा होगा कि यार एक प्रोजेक्टाइल को फेंका हमने, 8h उसकी हमारे पास, मतलब उसकी हाइट h तक गया था, पूछेंगे भाई उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल लेना। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट के इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं अपने पास। कौन सा यूज करना है तुम्हें, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम इसको पता कर पाओगे। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप अपन क्या निकालते थे, हम निकालते थे रेंज आर।
रेंज कैसे निकालते हैं? देखो जितनी देर तक पार्टिकल हवा में है उतनी देर तक एक्स दिशा में कांस्टेंट स्पीड से वो चलता जा रहा है, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाय यू एक्स हुआ करता है। ठीक है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो क्या थी, 2u/g, तो यही फॉर्मूला हमारे पास एक और हो जाता है 2ux/u/g। ठीक है, और यू एक्स को अपन लिखते हैं यू कॉस थीटा, यू वाई को अपन लिखते हैं यू साइन थीटा, यहाँ पे साथ में टू लगा हुआ है तो वो टू साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर के साइन टू थीटा बन जाते हैं। इसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अब तुम देखते जा रहे हो हमारे पास तरह तरह के फॉर्मूले यहाँ पर आते जा रहे हैं। क्या हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की टर्म्स में, जैसे यहाँ पर हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को आप दोस्तों लिंक कर सकते हो। क्यों लिंक कर सकते हो? क्योंकि दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट भी सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, हाइट भी सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन रेंज में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी आती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ सकता रेंज में, हमें यही दो चीज़ें अपने को यहाँ पर करनी रहेंगी। ठीक है, अच्छा मुझसे कोई डायरेक्टली हाइट एच पूछ ले तो कितना आता था उसका फॉर्मूला? अगर मुझसे कोई एच पूछ ले तो अब देखो यहाँ पर उसकी वैल्यू आती थी यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना, तो आता था यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, या फिर इसी को आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यू वाई क्या होती है, यू साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2g। इस तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। किसी भी प्रोजेक्टाइल में, किसी भी प्रोजेक्टाइल में हमारे पास रेंज और हाइट, इसके बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है? हमारे पास हाइट h इज इक्वल टू, h इज इक्वल टू होता है दोस्तों r tan थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले देखे हैं सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के, इतने ही है। तो तुम एक तरीके से समझ लो, ये तुम्हारा माइंड मैप बनता जा रहा है यहाँ पर। इसको अगर तुम्हें लास्ट मिनट पे रिवाइज करना होगा तो तुम्हें इस तरीके से ही करना होगा। फिर आ जाते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे को दोस्तों, जगह की कमी पड़ जाएगी, जगह की कमी पड़ जाएगी। वैसे पढ़ने नहीं देंगे, कुछ पढ़ने नहीं देंगे। चलो आ जाओ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में कौन कौन से हो जाएंगे यार? अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए है ना, फॉर एच मैक्स, फॉर एच मैक्स, है ना, या फिर ऐसे लिख जब भी मुझे हाइट मैक्सिमम चाहिए, मैं एक पत्थर को फेंक सकता हूँ एक स्पीड से, हाइट मैक्सिमम चाहिए तो मैं उसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूँ, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे फेंकते हैं, तो वहां से मुझे एच मैक्स मिलता है ना। एच मैक्स उसको हम बोलेंगे। एच की वैल्यू क्या हो गई भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, कुछ लोग इसी को एच मैक्स बोल देते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ एच मैक्स की भाई मैक्सिमम पॉसिबल एच कितना हो सकता है किसी एक इंसान के लिए। किसी एक इंसान के लिए मतलब मेरी तो भाई यू फेंकने की स्पीड एक फिक्स है कि मैं एक फिक्स स्पीड से फेंक सकता हूँ। चाहे तो उसको उधर फेंक दूँ, चाहे तो उसको ऊपर फेंक दूँ, लेकिन मुझे एच मैक्स चाहिए तो मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ। तो इसलिए मैं एच मैक्स के टाइम पे बोल दूंगा भाई मेरे पास एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आने वाली है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, उसमें यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और लिख देंगे ये एट थीटा इज इक्वल टू कितना रखा था मैंने? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे एक और स्पेशल केस होता है, तुमको याद होगा, जब हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए थी। अब मेरे को मैक्सिमम हाइट नहीं चाहिए, मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो उसके लिए हम 45 डिग्री पे फेंकते हैं। 45 डिग्री पे फेंकते हैं तब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ से मेरे पास आता है दोस्तों आर मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये कब होता है दोस्तों? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट, दोनों अलग अलग एंगल पे हो रहे हैं, है ना। ये वाली वैल्यू सेम थीटा के लिए थी, ये वाली वैल्यू सेम थीटा के लिए थी, यहाँ पे थीटा अलग अलग है दोनों में, इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा लिखवा दिया है फॉर अ पर्सन। तो अब यहाँ पे एक और चीज लिख लो, फॉर फॉर एनी यू, है ना, किसी इंसान ने या किसी बंदूक ने, अगर मेरे को बंदूक चलानी कि भाई मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकते, ढाए ऊपर की तरफ मार दी, मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक तो ढाए 45 डिग्री पे मार दिया, तो उन दोनों के बीच में एक रेशियो आता है कि यू की वैल्यू अगर सेम है तो हमारे पास आता है भाई आर मैक्स इज इक्वल टू एच मैक्स इंटू टू। तो 2 टाइम्स एच मैक्स, इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स एच मैक्स, है ना। और ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख दूंगा? एट डिफरेंट एंगल्स, एट
डिफरेंट थीटा। ठीक है, ये एक थीटा पे नहीं होने वाला है। अगर सेम थीटा रहता है, एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अलग अलग थीटा हो सकते हैं। मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैं अलग अलग एंगल पे फेंकूंगा और इस तरीके से निकाल लूंगा। ठीक है जी। उसके बाद एक और स्पेशल केस हमने देखा था। कौन सा देखा था? साथ में दोस्तों लिख लेना, नहीं मतलब लास्ट में बता दूंगा, तब तो सारे के सारे लिख लेना। फिर हमने देखा था दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? क्या देखे थे हमने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब थीटा प्लस फाई, अरे थीटा प्लस थीटा हो गया, थीटा प्लस फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाया करती है दोस्तों, है ना, तो उस वक्त हमारे पास सेम रेंज आया करती है। यहाँ पर भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखे थे। क्या देखे थे? कि हमारे पास भाई उस केस में, अच्छा थीटा प्लस फाई दो बार अलग अलग बार फेंका गया, एक बार थीटा से फेंका गया, एक बार फाई से फेंका गया। तो दो केसेस में दोनों बार R1 R2 बोल सकता हूँ, H1 H2 बोल सकता हूँ। दो अलग अलग बार फेंका है ना, तो अलग अलग हमारे पास हाइट आई है, अलग अलग टाइम आएगा, और u इज इक्वल टू सेम है ना, तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली चीजें लग जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास रेंज सेम हो जाती है। मैं लिख दूंगा R1/R2 इज इक्वल टू 1 हो जाया करता था। हमारे पास H1/H2 है ना, या फिर T1/T2, इसकी वैल्यू हुआ करती थी tan थीटा। और एक और चीज हुआ करती थी H1/H2, इसकी वैल्यू हुआ करती थी tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये tan थीटा की पावर 0, tan थीटा की पावर 1, tan थीटा की पावर 2। कैसे मैं पता कर रहा हूँ? देखो H1 में हमारे पास हाइट के फॉर्मूले में u का स्क्वायर था, टाइम के फॉर्मूले में u का स्क्वायर नहीं था, पावर 1 थी, इसलिए यहाँ पे h के में स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर पावर 1 आ रही है। इस तरीके से भी तुम चीज़ों को याद रख सकते हो, इस तरीके से भी तुम चीज़ों को याद रख सकते हो। और एक चीज़ देखी थी हमने, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी थी हमने? हमने देखा था दोस्तों H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H मैक्स के बराबर होता है। H1 क्या है? अगर मैं थीटा से फेंका तो कितना ऊपर गया, फाई से फेंका तो कितना ऊपर गया, वो H2 कहलाएगा। और H मैक्स क्या है? अगर 90 डिग्री पे फेंकता हूं तो H मैक्स मिलती है। तो इसको लिख भी लेंगे दोस्तों, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। H मैक्स होता है एट 90 डिग्री, है ना, ये हो रहा है 90 डिग्री पर, ये हो रहा है हमारे पास थीटा पर, ये हो रहा है हमारे पास फाई पर, ये हो रहा है 90 डिग्री पे, ताकि तुम्हें गलत फहमी का स्कोप यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ पे गलत फहमी का स्कोप बिल्कुल भी ना रहे। हमारे पास रेंज का भी यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है। रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ H1 H2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ G T1 T2। ये रेंज कौन सी है? ये वाली रेंज है ना, इसी रेंज जो थीटा और फाई के लिए, दोनों के लिए जो सेम रेंज आ रही है। तो ये रेंज थीटा और फाई दोनों में जो रेंज आती है वो सेम होती है, R1 इज इक्वल टू R2, वही रेंज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, तो ये है हमारी समरी दोस्तों। इसको लिख लो, इसको लिख लो, और फिर इस पे बेस्ड आज अपने सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और है, तो अभी तो पहले तो इसे लिखो। और मैं स्टार्ट ही करूंगा आज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। पहला सवाल ही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? अपन ने देखा था लास्ट क्लास में। हमें उसमें टाइम नहीं चाहिए। हमारे पास एक पार्टिकल को हमने फेंक दिया 50 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 37। तो देखो, आ जाओ, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लो। यहाँ पे तुमको आज डिराइव करना है किस तरीके से। 37 पे फेंका है ना, तो ये कितने मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 37 डिग्री पे फेंका है। तो मुझे डेराइव करके भी बताओ इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब यहाँ से पार्टिकल ऐसे जाने वाला है। अगर मैं बोल दूँ ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अगर मैं बोल दूँ ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो इस एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है दोस्तों ये जाएगा यहीं से, पाथ के पॉइंट्स, सभी पॉइंट जितने भी हैं वो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कब जाएगा नहीं पता, हमको ये पता है कि यार यहाँ से अगर 50 और 37 से फेंका है तो क्या यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे एक खंबे पे चिड़िया बैठी है और हमने यहाँ से इस दिशा में पत्थर फेंक दिया ऐसे, तो क्या वो चिड़िया को जाके लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे तो चिड़िया समझदार होती है, उड़ जाएगी वो, उसको नहीं लगने वाला है। पर मान लो चिड़िया की जगह चिड़िया की मूर्ति रखी हुई है, उसको तो लग ही सकता है। इसको करने के लिए अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखनी होती है। हम देखते हैं भाई चिड़िया के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सेटिस्फाई कर देते हैं तो यानी कि पत्थर वहीं से जाके निकलने वाला है। इस तरीके से इसे अप्रोच किया जाता है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अगर तुम्हें याद है तो सॉल्व करो, नहीं तो फिर अपन तो साथ में करेंगे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें।
आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको यार। तो किस तरीके से किया जाता है, अपन ने क्या देखा था, हम किसी भी समय पे देखो इसके मोशन को, इसके एक्स मोशन को और इसके वाई मोशन को अलग अलग स्टडी करेंगे। टू डायमेंशनल मोशन को दो अलग अलग डायमेंशंस वन डायमेंशनल मोशन में तोड़ दिया करते हैं। अच्छा, किसी भी टाइम टी पे इसका जो यू एक्स है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है 50 कॉस ऑफ 37, यानी कि 50 इंटू कितना होता है कॉस 37, 4/5, और इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों 40 मीटर पर सेकेंड, और ये रहने वाली है एक कांस्टेंट। क्यों रहने वाली है, क्योंकि ए एक्स एक्स दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो किसी भी टाइम टी पर, अब देखो जीरो से शुरू हुआ है, एक्स की वैल्यू बोली जा सकती है एक्स इज इक्वल टू 40 टाइम्स टी। क्या तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, चलिए वाई दिशा की बात कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारे पास यू वाई कुछ थी, यू वाई की जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास 50 साइन 37, यानी कि अब ये आ जाती है मेरे पास 50 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है -10। देखो दोस्तों, इसको पॉजिटिव माना है तो नीचे की तरफ लग रही होगी ना ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये अब वन डायमेंशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई दिशा में इनिशियली जो स्पीड थी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो मैं लिख दूंगा दोस्तों 30t माइनस हाफ, जी की जगह क्या लिख देंगे 10 इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, इसकी वैल्यू निकल के आ रही थी मेरे पास 30t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास y आ गया। x भी t में है, y भी t का फंक्शन है, मुझे एलिमिनेट करना है t को, तो यहां से हम t को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट, एलिमिनेटिंग t। कैसे एलिमिनेट करेंगे दोस्तों, यहां से लिख सकता हूं मैं t इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40, और इसी वैल्यू को इसमें ला दो। जैसे ही इस वैल्यू को इसमें लाओगे तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन है अब ये क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू 30 इंटू टी की जगह क्या लिखना है, x/40, x/40, फिर माइनस क्या आ जाता है 5 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 का होल स्क्वायर। और दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आता है मेरे पास y इज इक्वल टू 3/4x, 3/4x माइनस कितना हो जाता है एक्स स्क्वेयर 5/4। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 40 को 5 से डिवाइड करते कितना था, 8 आता है, 8 4 जार होता है 32, तो ये था 320, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 320। सही लिख दिया है मैंने, 1600 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो बस ये आ गई अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें टी नहीं है। दूसरा तरीका हमने देखा था दोस्तों, इसी का मेथड 2 क्या होता है, अपन ने देखा था मेथड, मेथड 2 हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r। अब देखो यहाँ पर 37 डिग्री से फेंका है, ठीक है, और हमारे पास 37 डिग्री से फेंका है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan 37 डिग्री। अच्छा दोस्तों, ये मैं कैसे पता कर पा रहा हूँ, ये 37 है तो ये वाला ट्राइंगल बना लो ना, जिसमें ये 37 होता है। अगर ये 37 है तो ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ये वाली 5 हो गई। tan 37 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आती है 3/4। रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी दोस्तों, रेंज की वैल्यू कैसे पता करोगे, फटाक से करो, 2ux uy डिवाइडेड बाय जी। अच्छा जी, फटाक से इसकी वैल्यू डाल दूंगा, ux एक आया था मेरे पास 40, एक आया था 30, तो अगर 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10, बताना ज़रा कितना रही है, 4 इंटू 6, ये 6 4 ज़ार 24 आ रहा है, 240 आ रहा है दोस्तों। करेक्ट, सही लिखा है, 240 आ रहा है, 4 6 4 ज़ार 24, हाँ 240 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 3/4x 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 240।
40। फटाक से इस तरीके से भी अपने पास आ सकती है। अच्छा, क्या ये दोनों सेम इक्वेशन है? ज़रा इनको एक्सपैंड करके अगर आप देखोगे, इसको आप एक्सपैंड करके देखोगे, यहाँ पे कॉमन निकाल रखा है ना मेरे पास, यहाँ पे 3/4, यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसको देखोगे तो ये भी आ जाता है मेरे पास 3/4x, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे ये कटेगा, 80 बचेगा, 80 इंटू 4 कितना है? 320, तो -x² डिवाइडेड बाई 320। ठीक है, तो सेम ही चीज़ आ जाती है अपने पास यहाँ पे भी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तुम ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, जैसे निकालना है तुम वैसे निकाल सकते हो। मेरे को ये वाला मेथड पसंद है, मैं ऐसे निकाल दूँ। दिस इज अपना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बेसिक सा सवाल होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। अब तुमको समझना ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है। अगर मैं बोलूँ कि यार ये वाला कोई पॉइंट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से 6 तो नहीं हो सकता है, ये तो 100 लगाओ यहाँ पे, 100, 80। अगर 100, 80 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी x की जगह 100 रख दूं तो y की वैल्यू अगर 80 आ जाती है, यानी कि ये पे पत्थर फेंका था, इस पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे दिख रहा है यार ये पॉइंट यहाँ पर है, तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसा ना हो सेटिस्फाई कर दे, मैं तो अपने मन से तुक्के से कोई चीज़ ले ली थी, बट ये होता है अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का भी बढ़िया सा सिंपल सा सवाल हो गया। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा अपन बढ़ाते चलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो पहले इसको लिख लो, फिर लेवल बढ़ाएंगे और मजे करेंगे, मजे करे जाएंगे, दिमाग लगेगा इस आज। चलो, ये आया बढ़िया सवाल। ठीक है, क्या पूछा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल स्पीड u एंड एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। अब दोस्तों यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, सॉल्व ही हो जाएगा। तुम लोग भी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास लिखा है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम है, थीटा एंगल पे फेंका था, थीटा पे फेंका था, आर की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इससे मुझे एक चीज पता चल जाती है, आर मैक्स, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रहा होगा। ऑल राइट, यू से फेंका था उन्होंने थीटा एंगल पे, फिर बाद में दोबारा फेंक दिया उसको, एक ऑब्जेक्ट को, कि अब रेंज हाफ हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, स्पीड सेम रही होगी, है ना। दिस इज नॉट वेलोसिटी, स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी तो वो तो वहीं आगे गिरेगा, फिर रेंज सेम ही आने वाली है, स्पीड सेम रही होगी। ठीक है, ऑलराइट। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, इसमें आपको पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है, हमें क्या देखना होता है, हमारे पास देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही, यू की वैल्यू दोनों में सेम दी गई है, इसका मतलब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक, अब मेरे को दो अलग अलग केसेस हैं, उसको कंपेयर करना है, तो मैं लिख दूंगा भाई, हमारे पास पहली बार, पहले केस में हमारे पास रेंज आई थी आर, दूसरे केस में आई थी आर डिवाइडेड बाई 2। पहले केस में मेरे पास था साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, करेक्ट। दूसरे केस में है मेरे पास साइन ऑफ 2 इंटू थीटा। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? तो यहाँ आर से आर कट जाता है, ये ऊपर 2 चला जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 1, यहाँ पर ये इस तरीके से कट गए, तो मेरे पास आता है साइन 2 थीटा, हाँ, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है मेरे पास 1/2। करेक्ट, पहली बात तो थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा की वैल्यू तो 45, इस सब जगह 5 लिखो, इसको सब जगह इसको लिखो 5, सब जगह इसको लिखो 5, दिस इज 5। ठीक है, साइन ऑफ 2 इंटू 5 ओके इज इक्वल टू हाफ है। अच्छा, कितने एंगल का हमारे पास साइन की वैल्यू हाफ आती है? तो यार साइन ऑफ 30 डिग्री है ना, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और मेरे पास फाई की वैल्यू क्या आ जाती है? फाई की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 15 डिग्री। दैट इज द आंसर। वैसे कुछ शातिर लोग हैं तुम में से जिनने समझ लिया होगा यहाँ पे कि दोस्तों 2 की वैल्यू अच्छा 5 पे रेंज 15 डिग्री आई है, इसका मतलब
15 डिग्री पे रेंज हाफ आ रही है, इसका मतलब 75 डिग्री भी दोस्तों इसका एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों पे सेम रेंज आने वाली है। टेक्निकली आप देखोगे, टेक्निकली हमारे दोनों आंसर करेक्ट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, इसमें आपको 1 मार्क करके आना है। तो जब ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, तो मैं धर्म संकट फँस गया कि यार इन दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि अगर 15 डिग्री पे रेंज हाफ आई थी, तो 75 डिग्री पे भी रेंज हाफ आएगी, क्योंकि 15 डिग्री और 75 डिग्री पे रेंज सेम आने वाली है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को जोड़ते हैं 90 आ रहा है। तो इसलिए बढ़िया सवाल बन जाता है यहाँ पे। ऐसे में एग्जाम में जब तुम जाओगे, कई बार क्वेश्चन गलती करता है, तो अब क्या करोगे ऐसे में तुम? तो ऐसे में दोस्तों शांति से इसको मार्क करके आना, 15 डिग्री को, सिंपल वाली, वो भी सही है, लेकिन हम उसको मार्क नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हम वेट नहीं करेंगे कि कब क्वेश्चन बोनस होगा, कोई जाकर के चेक करेगा। भाई अपने को दिख रहा है कि क्वेश्चन वाले ने मिस्टेक कर दी है, तो चिल मारो, सिंपल वाले को आंसर करो। ठीक, बढ़िया सवाल। चल चल अगला सवाल देखो, ये भी अच्छे सवाल हैं। अब सारे सवालों में यही है, मैं पॉज करवाऊंगा, तुमको अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। यार पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी यू सो दैट हॉरिजॉन्टल रेंजेस 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय रेट। तो मैक्सिमम हाइट मतलब उसकी जो भी हाइट एच आई थी, उसका 3 गुना हमारे पास रेंज चली गई है। अच्छा जी, किसी भी प्रोजेक्टाइल में हमारे पास रेंज और हाइट को जोड़ने वाला क्या रिलेशन होता है? एच इज इक्वल टू दोस्तों होता है आर टैन थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड है। इस पर्टिकुलर केस में बोला गया है कि रेंज इज 3 टाइम्स एच। तो यहाँ पे हमें बोला गया है एच इज इक्वल टू, रेंज की जगह आप लिख दोगे 3 टाइम्स एच टैन थीटा डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे तुम देखोगे दोस्तों, एच से एच कट गया, हमें एक चीज़ पता चल रही है, टैन थीटा मुझे पता चल गया, टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हमारे पास एक एंगल आ चुका है, किस एंगल पे फेंका गया है? इस तरीके से, ये जो है मेरे पास थीटा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि टैन थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ये 5 आने वाला है। ठीक, वेरी सिंपल। और देखो पूछा क्या है इन्होंने, फिर क्वेश्चन घुमा दिया। द प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज एन यू स्क्वायर अपॉन 25g, वैल्यू ऑफ एन एस। तो दोस्तों यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लगाना है अपने को, सीधे सीधे रेंज जो हो जाती है हमारे पास कितनी हो जाती है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इस ट्राइंगल को देख के तुम साइन थीटा तो पता कर सकते हो, साइन 2 थीटा पता कैसे करोगे? तो यहाँ पे तुम्हें फिर फॉर्मूला इसको एक्सपैंड ही कर देना, इसको सीधे सीधे क्या लिखोगे? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, इस तरीके से लिखना। ठीक है, क्योंकि तुम्हें साइन 2 थीटा नहीं पता, तुम यहाँ पे इस ट्राइंगल को देख के साइन थीटा कॉस थीटा बता सकते हो। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 यू स्क्वायर इंटू 4/5 इंटू 3/5, और एक डिनोमिनेटर में जी तो चल ही रहा था, इसकी वैल्यू कितनी आती है? नीचे डिनोमिनेटर में 25g तो आ गया है ना, 25g आ चुका है, ऊपर कितना आ रहा है? 4 3 12, 12 2 24, 24 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25g। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 24 अपने पास आ जाता है। बहुत प्यारा सवाल, ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सवाल। ये लो जी, हो गया। और इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए मॉडिफाई करता हूँ। देखो मॉडिफिकेशन, तुम्हारे लिए होमवर्क बन जाता है वो, कि भाई अभी r इज इक्वल टू 3 टाइम्स h था ना, तो अब की बार h इज इक्वल टू 3 टाइम्स r कर दिया। सॉल्व। अब ये वाला मैच नहीं होगा, लेकिन ये इस फॉर्मेट में कुछ वैल्यू निकल के जरूर आएगी, वहां तक तुम लोग को सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो चुका है, दिस इज होमवर्क। चलो चल चल करो इसको, ठीक है, ऑलराइट, लिख लिया, आ जाओ। अब देखो ये जबरदस्त सवाल है ना, ये जबरदस्त सवाल है। तो इसमें दिमाग लगाना है। रेशियो ऑफ देयर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज, दोस्तों वाह 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 वाह, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका होगा जरूर। ये देखो 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा, दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो डायरेक्टली T1/T2 टाइप की चीज़ तुमसे पूछी गई है, इसकी वैल्यू tan थीटा होती है। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें।
आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो यार यहाँ पे हुआ क्या, प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, इनिशियल स्पीड सेम थी, सेम पॉइंट, हमारे पास अलग अलग एंगल थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज, दोस्तों T1 अपॉन T2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों इसकी वैल्यू तो होती है tan थीटा। अब इसमें थीटा किसको लेगा, मैं तुम्हें बताया भी था, इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखो। पहली बात तो हमारे पास दो एंगल जब फेंके जाएगा, एक कुछ इस तरीके से नीचे से जा रहा होगा, दूसरा वाला जा रहा होगा हमारे पास कुछ ऊपर से, ठीक है। पहले तो बताओ किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा ऊपर गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे फील करते हैं, एक 45 प्लस अल्फा है, एक 45 माइनस अल्फा है। तो दोस्तों इसमें से ये वाला जो है ना, दिस इज 45 प्लस अल्फा वाला है, और जो नीचे वाला आया है दिस इज 45 माइनस अल्फा वाला है ना। इसका एंगल छोटा था, इसका एंगल बड़ा था, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करिए, तो जो पहले लिखा है 45 प्लस अल्फा और नीचे लिखा है 45 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आने वाली है हमें, मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है, दिस इज T1, दिस इज T2, T1 विल बी मोर देन T2। क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आई? क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आई? T1 इज मोर देन T2, ठीक। T1 इज मोर देन T2, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे tan थीटा जो लिया जाएगा, अब वो कौन सा लिया जाए बताओ? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू tan ऑफ, दो एंगल से फेंका ना, एक 45 प्लस अल्फा और एक 45 माइनस अल्फा, वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, तो यानी कि एंगल 45 से बड़ा वाला लेंगे, विच इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? फील करने की कोशिश करना दोस्तों। T1 बाई T2 tan थीटा होता है, थीटा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन से फेंका था हमने, वो एंगल हमें लेना है। यहाँ पे दो से फेंका, एक 45 माइनस अल्फा से, एक 45 प्लस अल्फा से, कौन सा वाला लिया जाएगा? तो हमें समझना है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से T1 बाई T2 में T1 देखो बड़ा आने वाला है, तो T1 बाई T2 की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे एग्जैक्टली 1 होती है, 45 से बड़ा ही होगा हमारे पास एंगल, यानी 45 प्लस अल्फा वाला अपने को लेना होगा। यही यहाँ पे बस छोटी सी बात समझनी थी, और जैसे ही समझ लिया तो अब तुम्हें आंसर मार्क करना है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसा कोई भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, tan का फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का। tan a प्लस बी कितना होता है, दिस इज tan a प्लस tan b, यानी कि tan ऑफ 45 प्लस tan ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री भाई याद रखना है, बेसिक मैथ में अपन सब कर चुके हैं वाली चीज़ें। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कितनी आती है, tan 45 की तो वैल्यू 1 होती है, तो आता है 1 प्लस tan अल्फा, और डिनोमिनेटर में देखो दोस्तों क्या आ रहा है, 1 माइनस tan अल्फा। कौन सा 1 प्लस tan अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे। मजा आ रहा है? तो आज यार यही है, भयंकर प्रैक्टिस है आज। चलो ये भी बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आ जाओ गाइस सॉल्व करते हैं। यार इस क्वेश्चन में तुम्हें घुमाने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हें ये चीज को पता चला, पता चला कि नहीं पता चला? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 8 सेकंड लिखा हुआ है, वाह 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 जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू लिखा है 8 सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ यूआई पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेंज इज 320 मीटर, अच्छा जी, रेंज इज इक्वल टू 320 मीटर, सेकंड नहीं, अच्छा ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट विल बी, दोस्तों यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट से ही मुझे यू वाई पता चल सकता है, और इसी यू वाई से मुझे एच की वैल्यू पता चल सकती है। इसका दोस्तों नो यूज, दिस इज ऑफ नो यूज, ठीक है, करेक्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट से यू वाई निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? मेरे को मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरे पास कितना, इज इक्वल टू 2 u/y अपॉन जी। तो यहाँ से यू वाई की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, वो आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 8 इंटू 10, 80 डिवाइडेड बाई 2, 40। ये आ गई मेरे पास 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर जैसे ही मेरे पास ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो अब मैं हाइट निकाल सकता हूँ भाई, 40 से फेंका ऊपर, तो उसकी वैल्यू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, हो जाएगा यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो मेरे पास ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g।
विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। एक से चला गया, एक से चला गया, दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर डायरेक्टली तो हम ऐसे कर सकते थे, या फिर इतना भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट लेके आओ इधर। कैसे लेके आओगे? ला सकते हो क्या? तुम्हें कोई फॉर्मूला बताया मैंने जिससे यहाँ से तुम डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो? देखो हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8h/g। ठीक है, डायरेक्ट लेकर के आएंगे यहाँ से दोस्तों। वैल्यू रख दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखोगे 8, है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू है 10। यहाँ से 1 कट गया, h की वैल्यू लो, सीधे आ जाती है मेरे पास 80 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंस होती है, अगर हमें छुटपुट फॉर्मूले याद हैं तो ये बीच बीच की टेंशन अपने को लेनी नहीं पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि तुम्हें मालूम है इसका कोई यूज़ ही नहीं है। नहीं तो हो सकता है तुम एग्जाम में कंफ्यूज भी हो जाओ कि यार रेंज का तो हमने यूज़ ही नहीं किया, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके से आंसर दोस्तों अपने पास आता है 80 मीटर। बढ़िया सवाल, इसको भी बढ़िया लिख दो, मार्क कर दो। चलो चले आ जाओ। अब देखो एक और सवाल आया, वाह दिस इज अ टफ वन है। वाह वाह वाह, दिमाग लगेगा दोस्तों इसमें, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ जाएगा। घबराना मत, ठीक है? तो मैं हिंट दे दूं मैं, इसमें भी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट का इस्तेमाल करना है, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने यूज़ किया है, ठीक है? अब देखना है तुम्हें कैसे करूँगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल सवाल है, दिमाग लगेगा पर मजाक नहीं है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज ए प्रोजेक्टाइल सच दैट इट पासेस 2 पॉइंट्स ए एंड बी बोथ ए हाइट ऑफ 100 मीटर एट टाइम्स t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज 120 मीटर। व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी? पहली बात, तुम लोग को क्या ये दिखा? ऐसे सवाल हम मोशन इन 1D में कर चुके हैं। नहीं दिखा? अभी दिखेगा। उसको 2D से पहले 1D में लाना पड़ेगा, फिर दिखाई देगा, ठीक है? देखो डायग्राम बनाते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। इसको 1D करूंगा ना तब समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई यहाँ से इसको ऐसे फेंका होगा, इसका मोशन कुछ इस तरीके से हुआ है। एक मैक्सिमम हाइट मुझको देखने को मिली है दोस्तों, कितनी मिली है? 120 मीटर। लेकिन एक और हाइट का लेवल था 100 मीटर, करेक्ट? यही क्वेश्चन है। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रहा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, करेक्ट? यही है। क्वेश्चन में बोला है कि T1 और T2 से पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचने का टाइम है T1, यहां से यहां पहुंचने का टाइम है T2। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? तो हमसे पूछा है कि यहां से T2 माइनस T1 पूछा होगा, व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग A टू B। हमसे T2 माइनस T1 पूछा है, इसको कैसे अटेम्प्ट कर लोगे? कैसे करोगे? तो इसको फील करने की अपने को दोस्तों कोशिश करनी है ना? पहले इसको मैं 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यार ये इस दिशा वाली वेलोसिटी का इसमें कोई काम ही नहीं है ना? वापस ऊपर नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ uy से डिपेंड करता है। आओ जरा देखो, अब मैं इसकी, मान लो इधर से मैंने लाइट जला रखी थी तब बहुत जोर से, ठीक है, लाइट जला रखी थी, तो इस पत्थर की कोई शेडो बन रही होगी मान लो दीवार पे। तो बेसिकली इसका जो वाई डायरेक्शन वाला मोशन है, मैं अगर सिर्फ उसको कंसिडर करूं तो पार्टिकल, देखना गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों अब आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि पूरा फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे तो मैं छोटे छोटे स्टार्टिंग के 20-25 मिनट के वीडियो डाल देता हूँ, ताकि तुम लोग को बस आइडिया लग सके भाई कंटेंट की क्वालिटी का लेवल क्या चल रहा है। आओ देखो, तुम्हें बताता हूँ, आज हमने ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। ये धमाका क्वेश्चन था एकदम ज़बरदस्त वाला। एक सेकेंड गाइस, तरह तरीके के ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए, और फिर हमने ये अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको भी देखा अच्छे से डिटेल में। किस तरीके से वेलोसिटी इंक्लिनेशन वगैरह वाले क्वेश्चन किए, कुछ बहुत ही अच्छे दोस्तों आज हमने सारे क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चन इनको खाली देख के डर लग जाता है, और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सारे के सारे आज अपन करते गए इस तरीके से। टाइम बचाएं अपना, इधर उधर फालतू जगह टाइम नहीं वेस्ट करें। तुम्हें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तुम्हें रेस्ट भी करना है, तुम्हें चिल भी मारना है लाइफ में। आ जाओ, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे। आई विल सी यू इन द फुल कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ, जल्दी से मिलते हैं।